Ladies and gentlemen, good day and welcome to the DP Abhushan Limited Q2 FY26 earnings conference call. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the call, please signal an operator by pressing star then zero on your touchtone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Mr. Ajit Mishra from Ernst & Young Investor Relations team. Thank you, and over to you, sir. Thank you. Good evening to all the participants on this. I am Ajit Mishra from Ernst & Young Investor Relations. Before we proceed to the call, let me remind you that the discussion may contain forward-looking statements that may involve known or unknown risks, uncertainties, and other factors. It must be viewed in conjunction with our business risk that could cause future result performance or achievement to differ significantly from what it expressed or implied by such forward-looking statements. Please note that we have mailed the press release, results, and the same are available on the company website. In case, if you have not received the same, you can get to us. We'll be happy to send that same over to you. To take us through the results and answer your questions today, we have top management of DP Abhushan Limited, represented by Santosh Kataria, Chairman and Managing Director, Anil Kataria, Whole-time Director, Mr. Kataria, Promoter, and Mr. Manish Ladda, Chief Officer. We will start the call with an opening remark on company performance for the quarters and half year gone past, and then a question and answer session. With that said, I will now hand over the call to Anil sir. Over to you, sir. Thank you. Thank you. Good evening, everyone. FY26 क्वार्टर 2 की इस अर्निंग कॉल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। डीपी आभूषण लिमिटेड की ओर से हमारे सभी निवेशकों का, विश्लेषकों का, सम्मानित हितधारकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके निरंतर विश्वास और सहयोग के लिए मैं आप सबका अत्यंत आभारी हूं। केंद्रीय वित्तीय प्रदर्शन पर चर्चा से पहले मैं जुलाई से सितंबर 25 की दूसरी तिमाही के दौरान आभूषण उद्योग में देखी गई कुछ प्रमुख बातों पर आपका ध्यान पहुंचाना चाहूंगा। इस तिमाही में विशेष रूप से सेंट्रल इंडिया में आभूषण बाजार में मिश्रित परिस्थितियां रही है। सोने और चांदी की कीमतों में ऊंचाई बनी रही, इससे वर्ष दर वर्ष राजस्व में वृद्धि पर असर पड़ा है। इस मूल्य वृद्धि के कारण उपभोक्ताओं के बजट पर भी काफी प्रेशर रहा है और कई ग्राहकों ने मूल्य स्थिरता की दृष्टि में अपनी खरीदी को थोड़ा टाल दिया है। हालांकि सितंबर के प्रारंभिक त्योहारों ने दैनिक पहनने योग्य विवाह और प्रीमियम श्रेणी आभूषण की मांग को बहुत अच्छे स्तर पर बढ़ाया है और मांग के हिसाब से देखते हुए संरचनात्मक बदलाव स्पष्ट रूप से सामने आए हैं, जैसे कि मध्यम वर्ग की बढ़ती आय, समकालीन डिजाइनों के प्रति युवा आबादी का रुचि होना और आभूषणों को केवल सामाजिक प्रतिष्ठा ही नहीं बल्कि जीवन शैली का एक पार्ट बनाया गया है। दैनिक उपयोग और उपहार देने में भी ज्वेलरी का विशेष महत्व रहा है और लोकप्रियता भी बढ़ रही है। हीरे जड़े आभूषण अब प्रमुख वृद्धि चालक के रूप में उभर रहे हैं, जिससे पश्चिमी फैशन का प्रभाव और उपभोक्ता प्राथमिकताओं को बदलाव प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही चांदी भी युवाओं को आकर्षित कर रही है और सुलभ विकल्प के रूप में तेजी से लोकप्रिय हो रही है। इसकी कीमतों में भी सोने से ज्यादा वृद्धि रही है। हालांकि सोने की कीमतों में अस्थिरता बनी हुई है, लेकिन सांस्कृतिक युवाओं अन्य आय पर निरंतर और संगठित खुदरा गहराई से पहुंच के चलते इस उद्योग को दीर्घकालिक भविष्य में अब भी बहुत आशाजनक माना हुआ है। टीयर 2 टीयर 3 शहरों में संगठित क्षेत्र में बढ़ती हिस्सेदारी से मांग की अगली लहर उत्पन्न होने की संभावना है, जो इस वेडिंग सीजन में बहुत अच्छी रहने की संभावना है, जिससे हमारे ब्रांडेड खिलाड़ी, हमारे जैसे क्षेत्रीय खिलाड़ियों के लिए नए अवसर खुलेंगे। इन्हीं विचारों के साथ अब मैं विकास को आमंत्रित करता हूं। वे इस तिमाही का विस्तृत व्यावसायिक विवरण आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू एवरीवन। Thank you, Anil bhai. Good evening, everyone. I would like to take you through our business highlight during quarter 2 financial year 26. As Anil ji mentioned, the gold and jewelry industry backdrop quarter 2 witnessed significant volatility in gold price, which reached historic highs. This led to a sharp decline in jewelry demand volume across India. Although value term grew due to higher ticket size, consumers continue to view gold as a safe haven asset. But
purchases shift continue to view gold as a safe haven asset, but purchases shift towards lighter weight jewelry and alternative categories like silver and diamond studded piece. The festive season, particularly Navratri and Dussehra, along early festive purchase of Diwali, provided some relief, driving strong demand in September and cushioning the impact of price-led softness earlier in the quarter. For F1 FY26, total sales stood rupees 1507 crore, broadly flat year on year. Ratlam, including both stores, contribute 394 crore, down 19% due to price-led softness and a strong base effect. Indore and Bhopal declined 5% and 4%, while Ujjain, Udaipur and Kota delivered growth of 4%, 4% and 11% respectively. New store Ajmer and Neemuch added 30.33 crore and 76.97 crore, validate our expansion strategy. Footfall for April to September was 106,852 with an overall conversion rate of 79%. Ratlam mentioned a strong 87% conversion rate, and Neemuch and Ajmer achieved 84 and 70%, indicate the healthy transaction. We continue to strengthen our presence across central India with new store plans in Gujarat, Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Rajasthan. Leveraging the growing purchasing power in this region, all new stores will be followed the company-owned, company-operated COCO model to ensure complete control over operations, inventory and customer experience. To support this next phase of strategic expansion, our QIP process is underway and expected to conclude soon. Update will be shared through official channel, and the process will be utilized for store expansion and to enhance product offering across our stores. I would like to hand over to Santosh ji to further share few business highlights during the quarter. Thank you. थैंक यू विकास जी। इस क्वार्टर के दौरान हमने कुछ टारगेटेड ब्रांड बिल्डिंग इनिशिएटिव लिए हैं, जिससे कस्टमर एंगेजमेंट और मार्केट प्रेजेंस दोनों स्ट्रांग हुए हैं, जैसे कि गोल्ड रिंग इयरिंग एग्जीबिशन इन अजमेर, ज्वेलरी एग्जीबिशन इन देवास, फेस्टिवल कैंपेनिंग ड्यूरिंग नवरात्रि, चेन्स एंड बेंगल प्रमोशन इन नीमच एंड उदयपुर, ज्वेल्स ऑफ मेवाड़ एग्जीबिशन इन उदयपुर एंड कोटा। इन सब इनिशिएटिव ने हमारी ब्रांड विजिबिलिटी और कस्टमर कनेक्ट को काफी इनहांस किया है, जिससे रेवेन्यू बढ़ा है और की मार्केट्स में हमारी प्रेजेंस और स्ट्रांग हुई है। अब मैं एक और इम्पोर्टेंट अपडेट शेयर करना चाहता हूं, जो कि एम्प्लॉय एंगेजमेंट और रिटेंशन स्ट्रेंथ से रिलेटेड है। नॉमिनेशन और रेम्यूनरेशन कमेटी ने 62,300 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन ESOPs अप्रूव किए हैं। डीपी आभूषण लिमिटेड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस प्लान 2024 के अंदर ये प्लान उन टीम मेंबर्स को रिवार्ड और मोटिवेट करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिन्होंने कंपनी की ग्रोथ में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। ESOPs सिर्फ मैनेजरियल और सीनियर एम्प्लॉय को नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म सर्विस एम्प्लॉय को भी दिए गए हैं, जिन लोगों ने हमारी जर्नी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। यह इनिशिएटिव हमारी कमिटमेंट दिखाता है एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए, ताकि उनमें ऑनरशिप का सेंस आए और उनका इंटरेस्ट कंपनी की लॉन्ग टर्म सक्सेस के साथ अलाइन हो। और मैं अब मनीष जी लड्डा को आमंत्रित करता हूं, वो आगे की बात फाइनेंशियल डिटेल डिस्क्लोज करेंगे। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। First of all, thank you. Let me take you through the financial performance of Q2 FY26 and half-yearly performance of FY26. For Q2 FY26, revenue from operation stood at 967.65 CR, up almost 79% quarter on quarter from 540
1.37 CR. This is basically driven by the festive demand, but down 4% year-on-year due to gold price volatility. EBITDA stood at 75 CR, a sharp 99% year-on-year increase, with a margin improving to 7.83% versus 3.79% last year, though lower than Q1 due to seasonal marketing spends. See, profit after tax was 51.46 CR, up 105% year-on-year, with the PAT margin at 5.32% compared to 2.5% last year. The EPS for the quarter stood at rupees 22.57, more than double year-on-year basis. On a half-yearly basis, revenue from operation was 1,508 CR, flat year-on-year. EBITDA for half-yearly FY26 was 131 CR, up 72% year-on-year, with the margin at 8.68% versus 5.06% last year. The PAT for half-yearly stood at 87.88 CR, up 75% year-on-year basis, and the EPS at rupees 38.64, reflecting strong profitability despite muted top-line growth. Segment-wise, we look at gold contributed approximately 91% of the revenue, silver grew by 103% on year-on-year basis, and diamond declined slightly by 3%, indicating continued diversification in the product mix. Overall, despite price-led headwinds, improved margin and cost efficiencies have driven strong bottom-line growth. With that, I would like now to open the floor for question and answer session. Thank you. Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask questions may press star and 1 on the touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking questions. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. First question is from Ashish Khurana from Ank Capital. Please go ahead. थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी सर. मेरा बस एक ही सवाल था, अगर मैं जो हमारा रेवेन्यू है उसको कन्वर्जन से डिवाइड करूं और एक अप्रोक्सीमेशन पे आऊं कि एवरेज इनवॉइस वैल्यू क्या थी, तो इस साल मतलब पहले हाफ में लगता है कि लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो 7-8% डाउन थी एवरेज बिल वैल्यू, ऐसा मेरा कैलकुलेशन कहता है. तो ये मतलब आप कंफर्म कर सकते हैं कि सही है या नहीं है, और अगर ऐसा था तो ये क्या मतलब प्रोडक्ट मिक्स की वजह से है कि लोग लोअर कैरेट परचेजेस की तरफ जा रहे हैं, या जो हमने नए स्टोर्स खोले हैं वहां भी स्केल अप होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए मे बी एवरेज बिल वैल्यू थोड़ा डाउन था. तो मेरा यही एक सवाल था. थैंक यू. जी आशीष जी, थैंक यू आशीष जी फॉर योर क्वेश्चन. So the average ticket price is somewhere around between 125 to 130 के आसपास अभी एवरेज टिकट प्राइस हमारा हो गया है. एंड बिकॉज ऑफ द गोल्ड प्राइस हाइक हुआ है, उस वजह से थोड़ा कंपेरेटिवली द एवरेज टिकट साइज विल इंक्रीज. एंड डेफिनेटली जो है कि लोग थोड़ा सा लोअर कैरेट में भी इंटरेस्ट लेने लगे. पहले ज्यादा करके 22 कैरेट का ही मेजर होता था. अभी भी स्टिल द 22 कैरेट इज द मेजर कैटेगरी, बट फिर भी अभी 18 कैरेट में भी लोगों का इंटरेस्ट आने लगा है. प्लस डायमंड में बात करें तो 14 कैरेट का भी इंटरेस्ट है. तो ये दोनों कैटेगरी थोड़ा अच्छा मूव कर रही है. सर बस एक क्लैरिफिकेशन, तो जो हमारे नए स्टोर्स खुले थे पिछले साल 2, तो वहां पे भी मतलब अजमेर और नीमच में वहां पे भी हम सिमिलर देख रहे हैं जो कंपनी का ओवरऑल एवरेज है बिल वैल्यू, या वो थोड़ा ऊपर नीचे है? सिमिलर एवरेज ही है. अगर हम देखा जाए तो नीमच तो ऑलमोस्ट सिमिलर जो बाकी जो स्टोर परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे रतलाम हो गया, उज्जैन हो गया, इंदौर है, उसी तरीके से उसी लाइन पर है. नीमच भी सिमिलर लाइन पर है. नीमच इधर थोड़ा सा नया टेरिटरी है, तो थोड़ा मतलब एग्जैक्टली अभी हम उसको नहीं बोल सकते, बट मोटा मोटी अगर कहा जाए तो 80-85% इज सिमिलर काइंड ऑफ थिंग. ठीक है सर, ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग वेडिंग. थैंक यू सर. Thank you.
Next question is from Divya Daga from VGSPL. Please go ahead. हेलो सर, मेरे 3 प्रश्न हैं आपसे। मेरा पहला प्रश्न है कि अपने जो टॉप 3 शोरूम्स है उससे रेवेन्यू में कुछ गिरावट है, एक मुझे उसका कारण जानना है। दूसरा, अपन QIP 600 रेज करने वाले थे, जो अपन ने पिछली कॉल में बोला था कि अपन अगस्त में करने वाले हैं, तो अब वो उसमें क्या स्टेटस है वो जानना था मुझे। तीसरा, अपन 5 से 6 नए स्टोर्स खोलने वाले थे इस साल, तो आर वी ऑन ट्रैक रिलेटेड टू दिस? आई वांट टू नो। या सो हम लोगों का जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि हमारे जो फ्लैगशिप स्टोर है वहां पर जो रेवेन्यू में जो डिक्लाइन है, सो बिकॉज ऑफ द इनिशियल से अगर हम लोग देखेंगे तो फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द जनवरी तो गोल्ड प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, जो कि Q1 में भी पूरा रहा था एंड Q2 में भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा था। इस वजह से जो हमारे जो टॉप परफॉर्मिंग जो अगर हम लोग बात करें कि जो मतलब जो फ्लैगशिप स्टोर थे वहां पर रेवेन्यू में थोड़ा गिरावट देखने को मिला हुआ है। बट अगर हम वे फॉरवर्ड बात करें तो अगर स्टेबिलिटी है गोल्ड प्राइस में तो ये आगे चल के ये कवर अप हो जाएगा। हमें लगता है कि हम ईयर ऑन ईयर हम लोग जो लास्ट ईयर जितना किया था ऑलमोस्ट हम वहां पर या उससे प्लस ही हम लोग करेंगे ये साल में। तो मतलब वी आर वेरी मच इन लाइन की ये कहीं भी कम्प्लीटली अगर हम ईयर एंड तक देखेंगे तो ड्यू टू दिस गुड मैरिज वेडिंग सीजन इस बार काफी अच्छी शादियां भी है। और अभी हम लोग Q3 की बात करें तो Q3 काफी अच्छा रहा है, प्लस Q3 के बाद में भी अगर हम कंटिन्यूसली अगर अभी देखते हैं तो मार्केट इज वेरी गुड और अच्छी खासी डिमांड है। तो हमें लगता है कि ये कहीं भी पूरा कवर अप कर लेगा और कहीं भी हम लोग जो लास्ट ईयर था उससे बेटर हम लोग परफॉर्म करेंगे इसमें। एंड जो आपका सेकंड क्वेश्चन था कि हम लोग जो QIB से हम लोग रेस कर रहे थे, सो डेफिनेटली मैंने जैसा कि अभी बताया भी था कि हम लोग उसमें वी आर अंडर प्रोसेस और आई थिंक हम लोग सून इसे कंक्लूड करने के इसमें लगे हुए हैं। तो जैसा भी रहेगा वी विल अपडेट यू विद द ऑफिशियल चैनल। एंड थर्ड जो हम स्टोर एक्सपांशन की जो बात थी, सो हम लोगों ने ये साल में वी आर थिंकिंग कि हम लोग QIP प्लस हम लोग 5-6 स्टोर हम लोग करेंगे। तो वैसे एक स्टोर हम लोगों ने इधर अप्रैल में हम लोगों ने एक स्टोर ओपन किया था रतलाम में, प्लस हम लोग अभी एक अंडर प्रोसेस हमारी 1-2 लोकेशन हमारी अंडर प्रोसेस है। हमने तकरीबन धार में ऑलमोस्ट हमने एक लोकेशन फाइनल करी है और एक और लोकेशन हमारा प्रोसेस चल रहा है। तो ऑलमोस्ट 2 से 3 हम नए स्टोर और प्लान करेंगे जो ये फाइनेंशियल ईयर में हमारे आ जाएंगे। सर एक और लास्ट क्वेश्चन था, हमारे क्या इस बार वॉल्यूम में भी डिक्लाइन है? अगर है तो कितना % डिक्लाइन है, मुझे ये जानना है बस। वॉल्यूम में ही डिक्लाइन है। वैल्यू वाइज तो हम लोग अभी तक हाफ ईयरली टू हाफ ईयरली वी आर लगभग सिमिलर। अगर मैं वॉल्यूम में डिक्लाइन की बात करूँ तो तकरीबन 20% के आसपास इज वॉल्यूम डिक्लाइन टिल हाफ ईयर। ओके सर, थैंक यू सो मच। Thank you. Next question is from Vikrant Kashyap from Asian Market Securities. Please go ahead. सर गुड इवनिंग। मेरा पहला क्वेश्चन ग्रोथ पे ही है। सो अगर हम लोग बात करें, अगर आप बोल रहे हो फर्स्ट हाफ में 20% वॉल्यूम डिग्रोथ है, कैन यू पहले ये बताइए कि ये क्वार्टर में कितना डिग्रोथ था? क्योंकि वॉल्यूम वैल्यू वाइज गोल्ड का प्राइस 42% इंक्रीज किया है पिछले एक साल में, क्वार्टर टू क्वार्टर अगर हम लोग कंपेयर करें। तो अगर आपके फ्लैगशिप स्टोर में रेवेन्यू डिक्लाइन है तो इसका मतलब वी हैव टॉकिंग अबाउट सीवियर डिक्लाइन इन वॉल्यूम्स। सो क्या आप मुझे ये क्वांटिफाई कर सकते हैं कि गोल्ड में आपका कितना डिक्लाइन हुआ है वॉल्यूम टर्म्स में, और उसका मेजर रीजन आपको क्या लग रहा है? आपका लगता है कि कुछ पॉकेट्स खराब किए हैं, ये रीजनल पेन हुआ है आपको, या स्ट्रक्चरल कुछ डैमेज हुआ है? हेलो हेलो जस्ट ओके। ठीक है। हेलो जी सर। Yes. सो हमारा जो फर्स्ट क्वार्टर था, फर्स्ट क्वार्टर इज समवेयर अराउंड लाइक 15% वॉल्यूम डिक्लाइन है
एंड द सेकेंड क्वार्टर इज ऑलमोस्ट 30% के आसपास हमारा ये डिक्लाइन है, वॉल्यूम डिक्लाइन है सेकेंड क्वार्टर में। ओके, बिकॉज तो सर सेकेंड मुझे क्वार्टर ये में जो गोल्ड प्राइस सडनली एकदम राइज हुआ था उस वजह से थोड़ा स्लो हुआ था। बट अगर हम लोग बाकी के अगर अगले 2 क्वार्टर की अगर बात करेंगे तो हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये 2 क्वार्टर जो बाकी में जो हमने जो डीग्रोथ करा था ये 2 क्वार्टर उसे कंपनसेट कर देंगे। क्योंकि जिस तरीके से अभी अगर हम लोग अक्टूबर की बात करते हैं तो अक्टूबर में काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, एंड आगे वे फॉरवर्ड अभी भी जो कंटिन्यूसली मंथ चल रहे हैं उसमें भी काफी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। सर ये मैं समझना चाहूंगा आपसे, जैसे 2 अभी लिस्टेड कंपनी पीयर्स ने अक्टूबर का सेल्स नंबर दिया 45-56% ग्रोथ, तो ये आपका नंबर क्या है अगर आप क्वांटिफाई करना चाहें तो अक्टूबर में आपका कितना ग्रोथ रहा है? अक्टूबर से अगर सिर्फ मैं अक्टूबर की बात करें तो हमें मोटा मोटी तकरीबन 40% के आसपास का ग्रोथ है अक्टूबर को। जी सर, मेरा एक और ग्रोथ से एक और क्वेश्चन है। जब हमारा वॉल्यूम डिक्लाइन है, हमारा रेवेन्यू पिकअप नहीं हुआ है, बट स्टिल हमारा एवरेज टिकट वैल्यू भी डिक्लाइन हुआ है, बट हमारा मार्जिन में बहुत बड़ा एक्सपेंशन है, पॉइंट ग्रोथ बहुत आया है। आप मुझे क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये मार्जिन का लीवर क्या क्या है, कहाँ से आपको इतना बड़ा डेल्टा आया है? तो इसमें मल्टीपल फैक्टर है, जैसे कि हमने बोला था कि हम लोग इसके ऊपर जो मेकिंग चार्जेस है प्लस हमारा ये है हमारा स्टोरेज मिक्स है प्लस सिल्वर है, हम लोग ये 2-3 कैटेगरी को हम लोग अच्छे से फोकस करेंगे। तो एक तो ये रीजन है, प्लस हमारा जो गोल्ड प्राइस जो इंक्रीज हुआ है तो हमें जो गोल्ड प्राइस का भी जो इंक्रीमेंटल जो एक एडवांटेज मिलना चाहिए वो भी देखने को मिला। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन मेरा, हमने ये अक्रॉस इंडिया ये ऑब्जर्व किया है कि बायर का जो सेंटिमेंट है वो 22 कैरेट से डिक्लाइन होकर के 18 कैरेट 14 कैरेट की तरफ गया है। तो एट इन्वेंट्री लेवल इन आर स्टोर्स हमने क्या इन्वेंट्री करेक्शन लिया है 22 कैरेट में, और हमने 18 और 14 कैरेट पर ज्यादा फोकस किया है इंडस्ट्री ट्रेंड से, या हमें अभी भी लगता है कि 22 कैरेट में इतना डिमांड है कि गोइंग फॉरवर्ड भी ये वेडिंग सीजन में ज्यादा इन्वेंट्री का डिमांड 22 कैरेट से जाएगा? देखिए, जैसा कि इंडिया जो कंज्यूमर है वो अभी भी गोल्ड को एज ए इन्वेस्टमेंट, एज ए ज्वेलरी को एज ए इन्वेस्टमेंट ही उनका फर्स्ट क्राइटेरिया रहता है। तो 22 कैरेट तो फर्स्ट प्रायोरिटी सभी की रहती है। प्लस बट आजकल की जो नई जनरेशन है, जो जेनजी है, मिलेनियल है, उनके लिए उन्हें लगता है कि हम थोड़ा सा लाइट वेट ज्वेलरी, थोड़ा सा फैशनेबल हम लोग ज्वेलरी पे हम लोग फोकस करें। तो वहां पर डेफिनेटली 18 कैरेट भी है, और हमने 18 कैरेट में भी हमने काफी करेक्टिव एक्शन लेके हमने काफी डिजाइन वहां पर बिल्ड करी हुई है। वहां पर हमने नया कलेक्शन भी बनाए हुए काफी सारे। हमने एक और नया ब्रांड भी अमोरा भी हमने लॉन्च किया है, तो वहां पर भी काफी अच्छा हमें रिस्पांस देखने को मिल रहा है। बट स्टिल द 22 कैरेट इज द मेन लीडिंग कैटेगरी, और उसमें तो डिमांड मतलब कंटिन्यूसली है, और अभी भी जैसे अक्टूबर प्लस अब कभी भी हम लोग देख रहे हैं तो वहां पर डिमांड इज कंटिन्यू गुड। ओके सर, एक क्वेश्चन अगर आप मुझे ये बता सके कि टीयर 1 टीयर 2 में कितना इम्पैक्ट हुआ है? Mr. Kashyap, I'm really sorry to interrupt, but may we request you to rejoin the queue as there are several participants waiting their turn. Thank you. The next question is from Vijay Chauhan from RHPMS. Please go ahead. Yeah. So my first question is on the inventory hedging policy. So how much inventory do we hedge, or what is our natural inventory policy that we follow? And how much inventory gain we can attribute in this quarter to the gross margin, if you look at the normalized gross margin versus the recent quarter margins that we have seen. So that is my first question. So yes, so normally we are doing the weighted average method of to maintain the inventory. So हम लोग का weighted average policies है, वैसे हम लोग inventory को manage करते हैं. And as of now we are not hedged, कि हमारा inventory is not hedged, बट हमारा नेचुरली हेज हम लोग रहते हैं। जितना हम लोगों का समझो कि आज इन्वेंट्री 100 केजी का हमारा इन्वेंट्री है, उसमें से अगर 1 केजी सेल होता है तो इमीडिएटली सेम प्राइस पे हम लोग वापस से उसको रिप्लेनिश कर लेते हैं। वही
भाव पे हम लोग उसको रिप्लेनिश कर लेते हैं। एंड अगर ये हम लोग फॉलो करते हैं, एंड मोटा मोटी अगर हम लोग बात करें कि हमें इन्वेंट्री हेजिंग से हमें कितना है, तो लगभग 20-25% के आसपास हमारा इन्वेंट्री हेजिंग गेन है, इन्वेंट्री गेन है। Okay. So normalized gross margin, what's the range for that one? Normalized gross margin if we in the sustainable basis? Normally 8 to 9% is the gross margin. Okay. Okay. And the volume degrowth that you were mentioning, जैसे आप पहले H1 का बता रहे थे, तो वो गोल्ड इक्विवेलेंट है, राइट? 24 कैरेट गोल्ड इक्विवेलेंट दैट यू आर कंसिडरिंग, उसमें स्टोन्स का वॉल्यूम नहीं है. इज इट फेयर टू अज्यूम दैट? जो सॉरी मैं समझा नहीं आप। मीन्स दैट 20% वॉल्यूम डिग्रोथ जो आप H1 में बात कर रहे हैं, दैट इज योर ओनली, हाँ, तो वो ओनली 24 कैरेट गोल्ड जो यूज होता है ज्वेलरी का वो वॉल्यूम है, राइट? उसमें आप स्टोन्स को नहीं ऐड करते उस वेट में, राइट? तो माय क्वेश्चन टू आस्क, हम लोग गोल्ड ज्वेलरी की हम लोग, हाँ, गोल्ड ज्वेलरी की हम लोग उसमें डिस्कस कर रहे हैं। या बिकॉज व्हाई आई एम आस्किंग दिस, बिकॉज सो यू आर एक्सक्लूडिंग द स्टोन्स एंड वो जो ज्वेलरी में यूज होता है, दैट वॉल्यूम इज नॉट पार्ट ऑफ दिस कैलकुलेशन दैट यू आर सीइंग, राइट? राइट। ओके, दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू एंड गुड लक फॉर द फ्यूचर. Thank you. Thank you. Next question is from Bharat from SSJ Investment. Please go ahead. Thank you for the opportunity. Congratulations, first of all, congratulations for the results. So my question is, earlier the management had indicated that it is evaluating the FOCO model due to strong interest from the potential partners. So could you please share any updates on the planned rollout or pilot initiatives under this model? Yeah, so FOCO model is like the considered under like the process. So we close almost one location, and हम लोग का I think the first pilot project होने वाला है FOCO model में, and it is under like the finalization, और I think ये financial year में हम उसे complete कर देंगे, और I think the early next financial year वो franchise start हो जाएगी हमारी. Okay, got it. Thank you. Yes. Thank you. Before we take the next question, a reminder to participants that you may press star and 1 to join the question queue. Ladies and gentlemen, to ask questions, you may press star and 1. Next question is from Sunil Neofani from Sunil Investments. Please go ahead. सर नमस्ते. मेरा सवाल ये है सर कि जैसे हमारी इंडस्ट्री के जो आपके पीयर्स हैं, ये सभी गोल्ड में हेज, जितनी इन्वेंट्री है गोल्ड को हेज करके रखते हैं, और आपने जैसा अभी पिछले जवाब में बताया कि आप हेज नहीं करते हैं इन्वेंट्री को, तो इसके पीछे से मेन कारण क्या है इन्वेंट्री को हेज नहीं करने का, और भविष्य में आपका कुछ ऐसा प्लान है क्या इन्वेंट्री को हेज करने के लिए? थैंक यू. जी सुनील जी, थैंक यू फॉर द आस्किंग. हम हेज इसलिए नहीं करते क्योंकि हम लोग नेचुरली हेज, हम लोग इतने सालों से, हम लोग पिछले 85 ईयर से ये ज्वेलरी बिजनेस में, एंड वी आर द 4th जनरेशन करंटली हु इज द मैनेजिंग द बिजनेस. और हेलो, सो हम लोग पिछले इतने सालों में हमने नेचुरली इन्वेंट्री बिल्ड करी हुई. आज हम लोग वेटेड एवरेज फॉलो करते हैं, तो आज हमारा जो बुक वैल्यू है वो ऑलरेडी 92,000-93,000 के आसपास हमारा बुक वैल्यू आता है, जहां पर मार्केट अभी 1,25,000, 1,24,000 के आसपास अभी मार्केट चल रहा है. तो हम लोग नेचुरली हेज है. अगर ये मार्केट अगर टूटकर 10-15% भी अगर वो टूटकर नीचे भी आता है, तो भी हमें उसका इन्वेंट्री पर कोई लॉस बुक नहीं होगा. और उससे ज्यादा कभी गोल्ड इतना हिस्ट्री में कभी नहीं गिरा है. ज्यादा में ज्यादा जहां उसने टॉप बनाया वहां से 25-30% से ज्यादा कभी गिरा नहीं है. एंड इनकेस अगर कंटिन्यूसली अगर रहता है वैसा, तो हम लोग डेफिनेटली वी आर थिंकिंग कि हमें एजिंग में जाना है. और हम लोग जो नए स्टोर का हम लोग प्लान करते हैं कि हम लोग अभी नए स्टोर हम लोग प्लान करेंगे, और ये भाव में हमें अगर इन्वेंट्री बिल्ड करनी है, नई इन्वेंट्री, तो डेफिनेटली हम लोग हेजिंग के थ्रू जाएंगे. हम लोग गोल्ड मेटल लोन के थ्रू हम लोग जाएंगे,
प्लस हम लोग कम्प्लीटली हेज करके ही हम नए स्टोर करेंगे। तो ये हमारी इंटरनली पॉलिसीज है। हम लोग कभी भी बहुत टॉप जहाँ पे गोल्ड होता है वहां पर हम लोग इन्वेंट्री नहीं बिल्ड करते हैं और फिर हम लोग GML और हम हेज के थ्रू काम करते हैं। ओके, थैंक यू सर। जी, Thank you. Participants who wish to ask questions, please press star and 1. Next question is from Saurabh Basak, who's an individual investor. Please go ahead. सर नमस्ते। नमस्ते सर। हेलो सर, मेरा एक सवाल था कि ये क्वार्टर और इससे प्रीवियस क्वार्टर में तो हमारा रेवेन्यू ग्रोथ उतना कुछ खास आया नहीं है, तो जो अगले के क्वार्टर होंगे उसमें क्या हम लोग अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अदरवाइज रेवेन्यू ग्रोथ नहीं आएगा तो प्रॉफिट और EPS ग्रोथ कैसे आएगा बोलिए फ्यूचर में? जी जी, थैंक यू सौरभ जी। सो डेफिनेटली जैसा कि हमने अभी बताया कि हम लोग ने अभी हमने क्वार्टर थर्ड से स्टार्टिंग से वी आर डूइंग वेरी गुड और हमें लगता है कि आगे वाला जो 2 क्वार्टर है ये कम्प्लीटली पूरा वेडिंग सीजन है और टिल मार्च तक काफी सारी शादियां हैं ये साल में। आई थिंक 47 lakhs वेडिंग इस बार है टिल फरवरी मार्च तक। तो हमें लगता है कि काफी अच्छा ग्रोथ आना चाहिए। वी आर एक्सपेक्टिंग 20-25% ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये साल में होना चाहिए। मतलब ये आप बोल रहे हैं कि प्रीवियस ईयर से इस साल का 25% का हम लोग रेवेन्यू का ग्रोथ देखेंगे, है ना? ये था 20 से 25% का हम लोग रेवेन्यू ग्रोथ देखते हैं YOY। सर एक फ्यूचर गाइडेंस चाहिए था। अगले 5-7-10 साल बाद क्या हम इसको कल्याण ज्वेलर्स की तरह एक पैन इंडिया प्लेयर की तौर पे सोच सकते हैं? डेफिनेटली हम लोग आगे वाले फ्यूचर में मतलब हम लोग का जो एक्सपांशन प्लान है हम लोग MP, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान प्लस महाराष्ट्र भी हम लोग अभी अगले 3-4-5 साल में हमारा जो एक्सपांशन प्लान है उसके रोड जर्नी में ये सब शामिल है और आने वाले साल में हम काफी अच्छा एक्सपांशन करेंगे और काफी अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ प्लस पेड ग्रोथ हम लोग सब कुछ करेंगे। सर और एक सवाल है, रेवेन्यू ग्रोथ तो आया नहीं है हमारा उतना कुछ खास, फिर भी EPS में ऑलमोस्ट डबल हो गया, प्रॉफिट भी बहुत अच्छा बढ़ा, ये कैसे हुआ सर? ये थोड़ा सा समझा दीजिएगा। ये सर इसमें 2-3-4 रीजन थे कि हमने जैसे पहले भी बताया कि हम लोग का जो एक तो हम लोग हाई मेकिंग जो ज्वेलरी है हम लोग उस पर फोकस करेंगे, प्लस हम स्टडेड मिक्स जो डायमंड ज्वेलरी पे हम लोग काफी हमारा फोकस है, प्लस हमारा सिल्वर ज्वेलरी भी हमारा फोकस है। तो ये तीनों जगह जहाँ पर हम लोग हाई मार्जिन ड्राइव कर सकते हैं ये एक हमारा एक मेजर स्टेप है। और प्लस जो हमारा आया क्योंकि हमारा इन्वेंट्री के ऊपर जो गेन आया है वो भी एक रीजन है। तो ओवरऑल मतलब कॉम्बिनेशन अगर हम सब चीज देखेंगे तो उस वजह से ये ओवरऑल अच्छा रिजल्ट हमारा आया है। एंड आगे भी क्योंकि गोल्ड है अभी आगे हमारे 2 क्वार्टर शायद थोड़े से स्लो रहे हैं पीछे जो गए हैं, बट आगे आने वाले 2 क्वार्टर काफी अच्छे जाएंगे। तो ओवरऑल हमने ज्वेलरी में इतने सालों का जो हमारा एक्सपीरियंस है कि कभी आपके कोई 1-2 क्वार्टर आपके लो जाते हैं तो उसका कंपनसेट दूसरे 2 क्वार्टर में हो जाता है। तो ओवरऑल हम ये अभी भी मानना है हमारा कि हम लोग 20 से 25% का ग्रो ईयर ऑन ईयर हम अभी भी करेंगे, ये साल भी करेंगे और आगे कंटिन्यूसली हम लोग ये गाइडलाइन हम फॉलो करेंगे। अच्छा सर और एक सवाल है कि हम ये जो प्रॉफिट मार्जिन पे अभी है 8-9% का, वो क्या कंटिन्यू रहेगा या फिर फ्यूचर में और बढ़ने का चांस है? क्योंकि आप लोग तो कस्टमाइज ज्वेलर की तरफ जा रहे हो जो थोड़ा शायद मेकिंग चार्जेस में ज्यादा मिलता होगा। राइट नहीं हम लोग लगभग ये मार्जिन हमारा हम लोग लेकर चलेंगे, लगभग ये मेंटेन रहेगा, ये सिमिलर लाइन पर ही रहेंगे। अच्छा तो सर अगर ये क्वार्टर में गोल्ड का प्राइस इतना नहीं बढ़ा होता तो फिर हम क्या EPS में भी नेगेटिव में चले जाते? प्रीवियस क्वार्टर के अंदर मतलब EPS डिक्रीज हो जाता क्या हमारा? नहीं, एक्चुअल में अगर ये प्राइस नहीं बढ़ा होता तो क्या होता ना कि जो डिमांड होती है डिमांड काफी अच्छा होता, हमारा रोलिंग फास्ट हो जाता है। नॉर्मली अगर आप देखेंगे अभी जो ट्रेंड, क्योंकि हम तो बहुत क्लोजली इसको वॉच करते हैं, जब मार्केट कंटिन्यूसली बढ़ रहा था 88,000 85,000 से लेकर जो 1,10,15,000 तक जब प्राइस बढ़ रहा था तभी कस्टमर को लग रहा था कि शायद ये रिवर्स आएगा, ये मार्केट वापस से नीचे जाएगा, इसलिए सब लोग होल्ड कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मार्केट 1,15 1,18 के ऊपर निकला फिर अचानक
अचानक एकदम सब डिमांड निकलने लग गई। मतलब एक समय ऐसा आया था कि बीच में गोल्ड और सिल्वर दोनों में, कि जब सिल्वर भी एक टॉप प्राइस पे था, गोल्ड भी टॉप पे था, दोनों में इन्वेंट्री का शॉर्टेज हो रहा था। सिल्वर मार्केट में प्रीमियम पे मिल रहा था, गोल्ड की भी डिलीवरी नहीं थी, शॉर्टेज हो रहा था। तो मतलब ये थोड़ा सा सेंटिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर फ्लैट रहता या उसी प्राइस पे रहता तो कस्टमर की बाइंग रहती, क्योंकि वेडिंग सीजन बहुत जबरदस्त है इस बार। शादियां, ढेर सारी शादियां हैं। मतलब हम सब इस बात को जानते हैं कि इस साल शायद आई थिंक रिकॉर्ड मेरी वेडिंग से, तो जो बाइंग होनी है वो तो होनी है। और इसीलिए हम लोग अभी अक्टूबर या नवंबर में हमें वो उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। सर और एक सवाल है, आपने तो हम लोगों को इन्फॉर्म किया था कि 85% का ग्रोथ आया है दशहरा के सेल के टाइम में, वो 9 दिन या 10 दिन में। तो सर 9 दिन 10 दिन में आप लोगों का इतना इंक्रीज हुआ, और बाकी जो 80 डेज या फिर 81 डेज होता है उसमें सेल्स इतना ड्रॉप कर गया था आप लोगों का? नहीं, वो ओवरऑल तो हमारा 37, हाँ। और दशहरा जो था, दशहरा नेक्स्ट महीने में आ गया था, इसलिए। बाकी नवरात्रि इस बार थोड़ा जल्दी से स्टार्ट हो गई थी। नवरात्रि इस बार मतलब सेकेंड क्वार्टर में थी, और दशहरा जो था वो हमारा इसमें था, ये थर्ड क्वार्टर में आया है। तो 22 नवंबर से लेकर 2 अक्टूबर का हमारा नवरात्रि से दशहरा था। तो उस टाइम में तो आप लोगों ने जबरदस्त सेल्स ग्रोथ कर लिया। 100 का माल प्रीवियस ईयर में बेचा था, तो इस बार 185 रुपए का बेच दिया। तो ओवरऑल हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जो पिछले साल की जो नवरात्रि थी प्लस ये साल की जो नवरात्रि है, तो वो नवरात्रि से नवरात्रि को अगर हम लोग देखेंगे तो लास्ट ईयर की जो नवरात्रि थी उसमें हमारा थर्ड क्वार्टर, हाँ। और बाकी का जो बाकी का जो टाइम था वो अभी थर्ड क्वार्टर में आया है वो हमारा। अच्छा जी। मतलब जो सेकेंड क्वार्टर में नवरात्रि स्टार्ट हो गई थी, बट लेकिन खत्म हुआ था दशहरा, वो थर्ड क्वार्टर में हुआ है। तो अगर हम लोग और नवरात्रि से नवरात्रि की बात करें, हमने वो 10 दिन से 10 दिन की बात करेंगे तो इस बार काफी अच्छा सेल रहा है। डिस्पाइट ऑफ दिस प्राइस, गोल्ड प्राइस इतना अच्छा होने के बावजूद भी नवरात्रि से दशहरा का सेल काफी अच्छा था। Thank you. Before we take the next question, a reminder to participants that you may press star and 1 to join the question queue. Next question is from Akriti Singh from Value Worth Investment. Please go ahead. Hi, sir. Thank you for the opportunity. Very good evening. Good evening. Hello. Yes, good evening. So, Thank sir, you for. I have 2 sets of questions. First is, are there any plans to strengthen the omni-channel and e-commerce presence to accelerate the growth in the next 2 years? Yes, we are like the under process to launch the e-commerce platform. So within this financial year, I think we have launched our e-commerce, जो कि I think it's almost on the trial phase. और I think ये financial year से पहले हम लोग before like last quarter हमारा ये start हो जाएगा e-commerce platform. Okay, sir. And sir, secondly, given the current market dynamics, can you share like ballpark revenue and EBITDA margin outlook for whole FY26? So I think we are in a good phase, और जिस तरीके से अभी मार्केट चल रहा है, so we are like the तकरीबन 20-25% के आसपास we are seeing the overall the YOY growth, and the EBITDA is like between 7-8% we are looking margins. For the whole year, for FY26? For the whole year, yes. Okay, that's great. Thank you, sir, and all the best. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Next question is from Amit Khimisara from Lotus Asset Managers. Please go ahead. Hi. Sir, एक question. Are we going slow on store opening side? Because last year, I think we have guided something around 10 store in the next 2-3 years. And still, अभी शायद एक store open हुआ है रतलाम में.
Right. So we are under process with the more to 1-2 store, and I think we are on the same path. हमने जो था कि we are like the open like the 8-10 stores in coming 2-3 years. So I think हम लोग वही path पर हैं, and ये साल मोटा मोटी ये फाइनेंशियल ईयर में 1 से 2 स्टोर और नए ओपन करेंगे, 2 स्टोर प्लस नेक्स्ट कंटिन्यूसली वी आर ऑन द सेम पाथ जहाँ पर हम हर साल 2-3-4 स्टोर हम ओपन करेंगे. ओके, तो दिस इंक्लूड्स कि ये फ्रेंचाइजी मॉडल में भी आर यू प्लानिंग और इट्स जस्ट कंपनी ओन्ड स्टोर्स? So this is the guideline is for this COCO model, company owned company operated store, and franchisee is a separate. Franchisee भी हम लोग start करने वाले हैं. ओके. और जस्ट एक थोड़ा जस्ट ओवरव्यू ऑन द कंपटीशन साइड, लाइक जस्ट एक एग्जांपल के लिए इंदौर में लाइक मेनी कंपनीज आर ट्राइंग टू ओपन स्टोर्स इन इंदौर, तो वहाँ पे I mean, just to understand how competition and how the demand scenario is playing out, because you have been since many years in Indore, and now in the recent last 1-2 year we have seen 6 to 7 companies, bigger companies are planning and have opened stores in Indore. Right. I think it happen everywhere. मतलब इंदौर में भी हम बात कर सकते हैं या बाकी सारी जगहों पर भी काफी सारे कंपनी स्टोर ओपन कर रहे हैं, बट स्टिल डीपी इज द फर्स्ट चॉइस अमंग्स द ऑल, और कंटिन्यूसली हम लोग भी यही ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग नंबर 1 रहे वहाँ पर भी सारी जगह पर, एंड थ्रू अवर ज्वेलरी डिजाइन कलेक्शन पॉलिसीज एंड कस्टमर सर्विस, मतलब हर तरीके से हम लोग उसको हम लोग अपनी जो पोजीशन है उसको कंटिन्यू हम करने का पूरा ट्राई कर रहे हैं, एंड वी आर स्टिल इन अ गुड वे कि जहाँ पर हम कर भी पा रहे हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ इतना सारा मार्केट फ्लक्चुएशन या इतना सारा प्राइस इंक्रीज होने के बावजूद भी हम लोग वी आर इन अ गुड फेस, और नई इतनी सारी कंपनी आने के बावजूद भी हम अपने नंबर्स को अच्छे से अचीव कर रहे हैं, एंड आई थिंक विच इज हेल्पफुल फॉर अस कि बाकी और भी कंपनी आ रही है, बाकी और भी लोग आ रहे हैं और ज्यादा कस्टमर को बुलाएंगे वो, तो अमंग्स ऑल हम लोगों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी कि हम हमारे लिए थोड़ा और ज्यादा हम ग्रोथ कर सके, ज्यादा बिजनेस हम वहाँ पे कर सकें. Thank you so much. Thank you. Next question is from Vijay Chauhan from RHPMS. Please go ahead. Yeah, so my question was on the October growth. So how much growth you mentioned right now for the October month on the year-over-year basis versus last October to this October? So it's around like the 40% we are growing in October. Okay. Will you be able to disclose the last October's number, like in terms of value, how much is? We had around 1,050 crore in the Q3, and how much was part of the October month, because typically it's a Diwali period during that time. So majority of sale must be happening during that Diwali period only. Yeah. So the last year October sale is 450. The last year October is 450. Yeah, 450. Okay, so we should be around 650 as of now, what you are mentioning for October this month, this year. Yeah, somewhere around like 625, 630. Okay. And with the advent of this wedding season, so we are seeing the same footfall, मतलब जैसे consumer का जो uptake हुआ है, so it's still continuing in November as well? Yes. Still continuing in November. Thank you. Thanks for the clarification. Thank you. Thank you. Before we take the next question, a reminder to participants that you may press star and 1 to ask questions. Next question is from Saurabh Basak, who's an individual investor. Please go ahead. Hello. सर, मैं फिर से क्यू में ज्वाइन कर लिया और एक सवाल था. जी. सर, आप लोगों का प्रोमोटर होल्डिंग जैसे मैं देखता हूँ स्क्रीनर पे या कहीं पे, आप लोगों का जैसे 75% के आसपास ही है.
तो आप ये बिजनेस को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है, इसलिए डाइल्यूट नहीं करते क्या? नहीं, हम मतलब ये तो 100% है कि हम लोग बिजनेस को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हैं और हमें मतलब वी आर लाइक मोर देन कॉन्फिडेंट देन एनी अदर, क्योंकि इतने सालों से हम कर रहे हैं और हमें बहुत पोटेंशियल दिखता है ये बिजनेस में, और इसलिए है। बट डेफिनेटली वी आर थिंकिंग अबाउट द QIP। हम लोग राइट टाइम और राइट समय का वेट कर रहे हैं एंड हम लोग डेफिनेटली QIP के थ्रू हम जब जाएंगे तो आई थिंक थोड़ा डाइल्यूट होगा हमारा। हाँ, तो उसके बाद आप लोगों का बाईबैक करने का कोई प्लान है क्या? मतलब आप शेयर बाईबैक करके इससे 74-75% होल्डिंग पे चले जाए, ऐसा कोई प्लान है आप लोगों का? अच्छा, मतलब ये तो अभी एग्जैक्टली नहीं उसके बारे में कुछ कहा जा सकता है, बट डेफिनेटली मतलब हम वी आर कॉन्फिडेंट कि हमें ये पता है कि ये बिजनेस में बहुत पोटेंशियल है और हम हमारा स्टेक डाइल्यूट बहुत सोच समझ के करना चाहेंगे हमेशा कभी भी। अच्छा सर, आप जैसे कि मैं देखता हूँ बाकी जितना अपने को के कॉम्पिटिटर है उन लोगों का ऑनलाइन बिजनेस भी बहुत जबरदस्त है, तो आप लोगों ऐसे आप लोग ऑनलाइन चैनल के थ्रू क्यों नहीं देखते? मतलब वो वायरल बिजनेस नहीं है या? अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले, पूरा हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी रेडी हो गया है, तो आई थिंक हम लोग ये ईयर एंड से पहले हमारा चालू हो जाएगा। एंड बेसिकली हम लोग अभी हमारा जो मेजर फोकस था, हम लोग जहाँ से ब्रांड है इवॉल्व हुआ है जहाँ से, वो है Tier 2 Tier 3 सीरीज है। हम लोग मध्य प्रदेश सेंट्रल इंडिया से, वहाँ पर अभी भी फिजिकल और लोग स्टोर में जाकर ज्वेलरी परचेस करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। बट यस, स्टिल अभी हम लोग जो हमारा नया रीच बनाना चाहते हैं, हम लोग अभी पैन इंडिया जाने का जो हमारा प्लान है, तो हमें ऑनलाइन प्रेजेंस भी चाहिए, इसलिए हम लोग पूरा ओमनी प्रेजेंस रेडी कर रहे हैं और आई थिंक ये फाइनेंशियल ईयर के पहले हम लोग उसको लॉन्च कर देंगे। ठीक है सर, थैंक यू। Thank you very much. That was the last question. I would now like to hand the conference over to Mr. Anil Kataria for closing comments. आप सभी के विचार प्रश्नों और आज की मंच काल के सक्रिय भागीदारी के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। इस काल के अंतिम चरण में प्रवेश करते हुए मैं ये दोहराना चाहूंगा कि हम अपने व्यवसाय के विस्तार, उत्पादों की गुणवत्ता में निरंतर सुधार और ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये प्रयास हमें अपने ग्राहकों, कर्मचारियों और शेयर होल्डर्स के लिए दीर्घकालिक मूल्य का सृजन करने की दिशा में मजबूत से आगे बढ़ने में सक्षम बनाते हैं। मैं हमारी अद्भुत टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमें अधिक अथक मेहनत और समन्वय के साथ अपना योगदान दिया है। साथ ही हमारे सभी हितधारकों का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने हम पर निरंतर विश्वास बनाए रखा है। एक बार फिर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। डीपी आभूषण लिमिटेड के भविष्य को लेकर बेहद उत्साह है और हम आने वाली 3 महीनों में अपनी प्रगति आपसे साझा करने के लिए तत्पर हैं। यदि आपके पास कोई और प्रश्न है तो आप हमारी EY टीम को कनेक्ट कर सकते हैं और टीम आपको निसंकोच आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। धन्यवाद एक बार फिर से। Thank you very much. On behalf of DP Abhushan Limited, that concludes the conference. Thank you for joining us, ladies and gentlemen. You may now disconnect your lines.